हेलो डियर फ्रेंड्स, एलन्स की नोट के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम दो रेमेडीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ एसिटिक एसिड एंड सेकंड इज़ सिनकोना बार। These both remedies are very important in loss of vital fluid. Whenever there is loss of vital fluid, जहाँ वाइटल फ्लूइड लॉस होता है वहाँ पर हम एसिटिक एसिड को कहाँ इस्तेमाल करना है और जो सिनकोना बार है उसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये हमारे पास दो ऑप्शन हैं। छोटी छोटी रेमेडीज हैं बट इनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। सो फर्स्ट इज दैट पेशेंट इज एडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन with legs, flabby muscles, face pale and waxy. मेल पेशेंट है और फीमेल पेशेंट है जहां पर हेमरेज की वजह से लॉस ऑफ फ्लूइड है। लॉस ऑफ फ्लूइड हो चुका है तो वो एनीमिक होगा, ये लाजमी है। और जब पेशेंट एनीमिक होता है तो उसकी जो स्किन है वो वैक्सी हो जाती है। तो ये वैक्सी स्किन आपको फेरम में भी मिलेगी, फेरम मेटालिकम में, वहां पर भी, क्योंकि वहां पर भी एनीमिया है, लॉस ऑफ ब्लड है, उसकी वजह से उसको एनीमिया है। यहां पर क्या है, यहां पर भी लॉस ऑफ ब्लड है जिसकी वजह से पेशेंट पेल का मतलब एनीमिक, वो पेशेंट एनीमिक है। पेलनेस तो तभी आएगी ना जब उसके अंदर खून ही नहीं होगा। जब खून नहीं है तो पेलनेस नजर आएगी। लीन पर्सन विद लेग्स एंड फ्लैबी मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं, लेग्स मतलब रिलैक्स हो जाना, और फेस पेल एंड वैक्सी, चेहरे पर आपको उसके जो शाइनेस होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। हेमरेज फ्रॉम every mucus outlet, from nose, from throat, from lungs, from stomach, from bowels, from uterus, every part, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। मेट्रोरेजिया, विकेरियस ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस। यहां पर क्या है कि हेमरेज कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन कोई भी हो सकता है। उसको चोट लग गई, उसके नाक पर किसी ने मुक्का मार दिया, ब्लीडिंग हो गई, नाक को ऐसे सुनका और फिर ब्लीडिंग हो गई, लंग से कोई इन्फेक्शन हुआ उसके वजह से ब्लीडिंग हो गई, स्टमक से अल्सरेशन की वजह से ब्लीडिंग हो गई, और उसके बाद बावल से उसको कोई हेमरॉयड है उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही है, या यूट्रस से मेंसेस ज्यादा आ रहे हैं, मेट्रोरेजिया है, विकेरियस उसको ब्लीडिंग है उसकी वजह से, या ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस, इसकी वजह से अगर ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, उसकी वजह से वो पेशेंट में एनीमिक कंडीशन पैदा होती है, देन वी कैन यूज दिस रेमेडी। सो इसमें 3 दवाइयां हैं, फेरम, मिलीफोलियम और आर्निका। आर्निका के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और मिलीफोलियम में जो ब्लीडिंग होती है वो पेन लेस होती है, वहां पर कोई पेन नहीं होता, बट यहाँ पर अगर ट्रोमेटिज्म है तो ब्लीडिंग होने की वजह उसको मिल जाएगी आपको। बट अगर उसके साथ प्रोफाउंड वीकनेस है तब एसिटिक एसिड की तरफ जाना है। ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस में अगर बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई है, पेशेंट उठ ही नहीं पा रहा, देन एसिटिक एसिड है। अदरवाइज वी हैव टू गो फॉर आर्निका। उसका जो कॉज है उसके साथ हम जरूर जाएंगे। सो नेक्स्ट इज मेरास्मस एंड वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें एब्रोटिनम है, आयोडेटम है, सैनिकुला है, थूजा है। ये हम जो एब्रोटिनम का चैप्टर था उसमें कर आए हैं। और इसमें जो मेरास्मस है वो वाइटल फ्लूइड के लॉस होने की वजह से, मे बी देर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के और हीमोफीलिया के कारण भी ये हो सकता है। अगर देर इज ए प्रोफाउंड
weakness, profound weakness, then we can use this remedy. Great prostration, बहुत ज्यादा थकावट, बहुत ज्यादा मेंटली एंड फिजिकल वीकनेस. कब? आफ्टर इंजरी, जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड भी है. आफ्टर इंजरी, आफ्टर सर्जिकल शॉक एंड आफ्टर एनेस्थीसिया. चोट लगने के बाद कमजोरी इतनी ज्यादा आ जाए, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, इतनी थकावट डॉक्टर साहब, इतनी थकावट कि मैं उठ ही नहीं सकता, यहां तक कि बाजुओं को भी हिला नहीं सकता, इतनी थकावट है. आफ्टर इंजरी, आफ्टर सर्जिकल शॉक और आफ्टर एनेस्थीसिया रहे तो एसिटिक एसिड दे सकते हैं. थर्स्ट है, डायबिटीज की बहुत अच्छी रेमेडी है. थर्स्ट, इंटेंस, बर्निंग, इनसेटेबल, जो बुझती नहीं, इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी. इन कब, कहां इसको थर्स्ट है? इन ड्रॉप्सी, जब पैरों पर सोजिश आ जाती है, चेहरे पर सोजिश आ जाती है, हाथों पर सोजिश आ जाती है, तब इसे प्यास ज्यादा लगती है. विद ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, डायबिटीज में या क्रोनिक डायरिया, इसको बहुत प्यास लगती है, इतनी प्यास कि वो खत्म ही नहीं होती. लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, बट नो थर्स्ट इन फीवर. नो थर्स्ट इन फीवर बेलाडोना में भी है, नो थर्स्ट इन फीवर एपिस में भी है, नो थर्स्ट इन फीवर पल्सेडेला में भी. बट यहां क्या है? यहां ग्रेट 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 प्रोस्ट्रेशन है, इतनी थकावट. यहां रेस्टलेस नहीं है. देखिए, आर्सेनिक में बेचैनी होती है. जब पेशेंट हिलता है तो उसे महसूस होता है कि मैं कमजोर हूं. बट एसिटिक एसिड में कमजोरी बहुत है, बट बेचैनी नहीं है. वहां पर बेचैनी नहीं मिलेगी आपको एसिटिक एसिड में. कमजोरी है, बट आराम से लेटा हुआ है, बहुत वीकनेस है. कैसे हुई? ये सर प्रॉब्लम आ गई, इंजरी हो गई या ये सारा कुछ हो गया जो मैंने आपको अभी बताया, तो उसकी वजह से इसे कमजोरी आ जाएगी. बट नो थर्स्ट इन फीवर, नो, कोई भी प्यास नहीं लगती. अब सोर बेल्चिंग, खट्टी डकारें, खट्टी वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज मॉर्निंग सिकनेस. बर्निंग वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज लाइबेशन डे एंड नाइट. और आपके पास प्रेगनेंसी में पेशेंट आती है, डॉक्टर साहब थकावट इतनी ज्यादा हो गई है, बहुत थकावट है डॉक्टर साहब, खट्टे डकार, खट्टी वॉमिटिंग आती है. हाँ, मुझे प्रेगनेंसी है, मेरे को सेकंड और थर्ड मंथ है, अब इसमें मुझे वॉमिटिंग बहुत आती है और मुंह से पानी आता रहता है. डॉक्टर साहब, दिन हो चाहे रात हो, मुंह से पानी गिरता ही रहता है. दिस इज द इंडिकेशन ऑफ एसिटिक एसिड. इफ देयर इज ए ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, मुंह से पानी आता है, खट्टी डकारें आती हैं, खट्टी वॉमिटिंग आती है और बहुत कमजोरी, बहुत ज्यादा कमजोरी, और मुंह से पानी दिन रात चलता रहता है. ये लैक्टिक एसिड का भी सिम्टम है. बट अगर जो पानी है सोते वक्त रहे और पेशेंट आपको कहता है, डॉक्टर साहब मैं दिन में तो ठीक रहता हूं, बट जब मैं रात को सोता हूं तो अपने आप मुंह से पानी गिरता रहता है, दिस इज मर्क, दिस इज मर्क सोल. दिन रात मुंह से पानी डॉक्टर साहब आता ही रहता है, थूकना पड़ता है, इतना खट्टी डकार आती है डॉक्टर साहब, खट्टी डकारें, खट्टी वॉमिटिंग, प्रेगनेंसी है, कमजोरी बहुत है, बेचैनी नहीं है. यहां बेचैनी नहीं मिलेगी आपको, तो एसिटिक एसिड की सर्कमस्टांसेस पैदा होंगे. डायरिया है, डायरिया कॉपियस, एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा थका देने वाला, और बहुत प्यास, बहुत ज्यादा प्यास. इन ड्रॉप्सी, टाइफस और ट्यूबरकुलोसिस विद नाइट स्वेट. टीबी हो, टाइफस हो या ड्रॉप्सिकल कंडीशन पैदा होए
इसके अंदर दस्त लग जाए और रात को जब वो सोए उसे पसीना आए, ये एसिटिक एसिड है। और थकावट एक्सेसिव, नो बेचैनी, अगर बेचैनी जुड़ती है तो फिर ये एसिटिक एसिड नहीं रहेगी। देन वी हैव टू गो फॉर आर्सेनिक। ट्रू क्रॉप, डिप्थीरिया, हैसिंग, ऐसे हैसिंग रेस्पिरेशन, कफ विद इनहेलेशन, जब वो सांस लेता है तब उसे खांसी आती है। बट अगर एक्सपीरेशन पर खांसी आए तो कौन सी दवाई होगी, बताइए मुझे। और लास्ट स्टेज है ये कफ एक्सपीरेशन ड्यूरिंग, कफ एक्सपीरेशन ड्यूरिंग, कौन सी मेडिसिन है जहां कफ एक्सपीरेशन ड्यूरिंग है। यहां इंस्पिरेशन, जब सांस लेता है, स्पॉन्जिया में भी जब वो सांस लेता है तो खांसी शुरू हो जाती है। बट अगर सांस छोड़ने पर खांसी आ जाए, सांस छोड़ता है तो खांसी की समस्या बढ़ जाती है, तो हम कौन सी दवाई की तरफ जा सकते हैं। प्लीज जल्दी बताइए, कौन सी दवाई दे सकते हैं। चलो, अगर नहीं पता है तो अपना उसका एलन स्कीनोट का एक पेज पलटिए और एकोनाइट देखिए। एकोनाइट में लिखा है कफ, क्रोपी, ड्राई, हॉर्स, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रॉकिंग, हार्ड, रिंगिंग, whistling on expiration, and other remedies is causticum. Other remedy is causticum. causticum और एकोनाइट को सांस छोड़ने पर कफ आती है, स्पॉन्जिया और एसिटिक एसिड को सांस लेने पर कफ आती है। ये बेसिक डिफरेंस है। देन inhalations of vapors of cedar vinegar has been successfully used in croup and malignant diphtheria। और जब क्रूप और malignant diphtheria पैदा हो जाए तो सिर्फ इसकी olfaction सबसे ज्यादा बेहतर आपके पास ऑप्शन है इसको ठीक करने का। olfaction immediately give relief, immediately। Then next is acetic acid cannot sleep laying on the back. He cannot sleep on the back because it aggravates his condition. But if sleep better on the back, that is arsenic. Sensation of sinking in abdomen causing dyspnea। डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि पेट खाली हो रहा और अंदर की तरफ धस रहा है और सांस लेने में मुझे दिक्कत आती है। ये ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम है। रेस्ट बेटर लेइंग ऑन द बेली, ऊपर की तरफ ऐसे लेटे तो उसे रिलीफ मिलता है। अमोनियम कार्ब और मेडोराइनम दो दवाइयां हैं, दे आर गेट एमिलियोरेटेड व्हेन दे आर लेइंग ऑन एब्डोमेन। हेक्टिक फीवर बार बार आता है जो, स्किन ड्राई एंड हॉट। फीवर में कौन सा पेशेंट ऐसा है जिसकी स्किन ड्राई और हॉट रहती है? स्किन फीवर आ गया, स्किन ड्राई है और हॉट है, कौन सा पेशेंट ऐसा है जिसकी स्किन फीवर में बिल्कुल ड्राई और हॉट रहती है? प्लीज आंसर करिए, कौन सा ऐसा पेशेंट है जहां पर फीवर के दौरान, नो दिस इज नॉट बेलाडोना, एकोनाइट, यस एब्सोल्युटली, एकोनाइट इज द पेशेंट एब्सोल्युटली ड्राई स्किन और हॉट। बेलाडोना में अगर उसका आप कपड़ा उठाएंगे तो नीचे आपको क्या मिलेगी?
हल्का हल्का पसीना मिलेगा, जैसे भाप निकलती है। बेलाडोना और एकोनाइट में ये फर्क है। एकोनाइट की जो स्किन है वो फीवर के दौरान भी एब्सोल्युटली ड्राई रहती, बिल्कुल ड्राई और हॉट रहती। बेलाडोना में कपड़े के नीचे पसीना होता है, वैसे ड्राई रहती है, मगर कपड़ा उठाओगे और उसके नीचे हाथ लगाओगे तो आपको पसीना मिलेगा। सो here is also acetic acid as also has hectic fever, skin dry and hot, but red spot on left cheek and drenching night sweat। और ये क्या है, ये ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम है, जहां पर फीवर रात को आता है और उसके चेस्ट पर इस एरिया में पसीना रहता है और गाल एक रेड होती है। और कौन सी रेमेडी है जिसमें एक गाल रेड रहती है और दूसरी गाल पेल रहती है? ऐसी कौन सी दवाई है जिसमें गाल जो है एक साइड की लाल रहती है और एक साइड की पेल रहती है? ये कौन सी रेमेडी? ये कौन सी रेमेडी है कि आपके पास पेशेंट आया और उसने कहा, उसका आपने देखा कि उसकी एक गाल तो लाल है और एक गाल जो है वो पेल है। यस, सिना एंड अदर रेमेडीज इज। और कौन सी रेमेडी है? नो, नॉट बेलाडोना। बेलाडोना का तो पूरा चेहरा ही लाल होता है। नॉट बेलाडोना। सिना एंड अदर रेमेडीज इज। दूसरी रेमेडी कौन सी है? अदर रेमेडीज इज कैमोमिला। कैमोमिला में एक साइड रेड रहती है और एक साइड पेल रहती है। दिस इज कैमोमिला। सो नेक्स्ट इज ड्रेंचिंग स्वेट। ड्रेंचिंग क्या होता है? ड्रेंचिंग होता है निचड़ जाना। जब आप कपड़े को ऐसे निचोड़ते हैं तो उसमें से जो पानी निकलता है, दैट इज कॉल्ड ड्रेंचिंग। दिस इज कॉल्ड ड्रेंचिंग। और जब उसमें से पानी निकल जाता है तो उसकी हालात कैसे होते हैं? बिल्कुल निढाल। और इस निढालपन में जहां पेशेंट एब्सोल्युटली निढाल हो चुका है, बहुत वीकनेस है, बहुत कमजोरी है, क्यों? ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। और इसके रिलेशनशिप में भी देखिए, इट एंटीडोट एनास्थेटिक वेपर्स, एमाइलो वो भी ऐसा ही करती है, एमाइल नाइट्रेट, फ्यूम ऑफ चारकोल्स एंड गैसेस एंड ओपियम और स्ट्रामोनियम को भी ये एंटीडोट करती है। जो बंदे अफीम खाते हैं और जो बंदे वो लेते हैं, स्ट्रामोनियम लेते हैं, धतूरा लेते हैं, जो शिव भक्त हैं वो धतूरा लेते हैं, उनको एंटीडोट करने के लिए अगर उन्हें एसिटिक एसिड को सुंघा दिया जाए, सुंघा ही दिया जाए तो उनका नशा कम हो जाएगा। और ये जरूरी है हमारे लिए ये जानना कि हमें इस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है। हमें आर्टिस्टिक बनना है। चलो, सिडार विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड। ये कार्बोलिक एसिड को भी एंटीडोट करती है। जस्ट स्मेल इट और काम हो गया। और जिसने ओपियम और स्ट्रामोनियम का नशा किया हुआ है और उसे होश ही नहीं है, उसके नाक पर जाकर आप सिडार विनेगर एसिडिक एसिड उसके नाक पर नजदीक लाकर उसके सुंघा दीजिए, उसका नशा उतर जाएगा। सो इट्स फॉलो वेल आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इससे इस्तेमाल किया जाता है। चाइना के बाद इन हेमरेज और आफ्टर डिजिटलिस इन ड्रॉप्सी। डिजिटलिस में क्या है? हार्ट इन्वॉल्वमेंट हो गई है। ड्रॉप्सी में इसका इस्तेमाल होता है और हेमरेज में चाइना के बाद इसको इस्तेमाल किया। सो ब्रुनेसे में इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया।
ग्रुनेसे, डॉक्टर ग्रुनेसे ने बहुत कम इंफॉर्मेशन दी है इसके बारे में। जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वो ऑलरेडी इसमें है, इसलिए मैं आपको इसी से बता रहा हूं। सो इट एग्रावेट, अगर आपने इसको आर्निका के साथ, बेलाडोना के साथ, लैक्सिस के साथ या मर्क के साथ इसको दे दिया तो ये उनकी स्थिति को भयंकर रूप में बदल देगी, भयंकर रूप में। और स्पेशली हेडेक में अगर बेलाडोना के साथ आपने इसे दे दिया, यही सोचकर कि इसकी स्किन ड्राई है और हॉट है, इसको एसिटिक एसिड दे दें, तो इट एग्रावेट द हेड इनटू बस्टिंग टाइप, इतने इसके अंदर बदलाव आ जाएंगे। तो ये थी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट जो हमें आज डिस्कस करनी है वो है सिनकोना, सिनकोना बार, सिनकोना बार, एंड दिस इज आल्सो ए रेमेडी हैविंग बैड इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड फॉर स्टाउट। स्टाउट क्या होता है? स्टाउट होता है स्ट्रांगली एंड ब्रेव। वहां क्या है? वहां पर पेल, लीन, पेल वैक्सी फेस। अब डिफरेंस को थोड़ा सा कंपेयर करके चलें। आपके पास पेशेंट आया है तो वो अभी ठीक है, उसमें इतनी कमजोरी नहीं है, गो फॉर चाइना। हमें स्टेप बाय स्टेप भी सीखना है, कौन सा हथियार कब इस्तेमाल करना है। और अगर आपको चाहिए तो नेल कटर और आपने स्वाड निकाल ली है, बंदूक निकाल ली है, तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। जहां जिसकी जरूरत है उसी को इस्तेमाल करना है। स्टाउट बिल्कुल हट्टा कट्टा बंदा, बिल्कुल ठीक है। स्टाउट स्वार्थी पर्सन जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। फॉर सिम्टम्स वंस रोबस्ट, एक टाइम था जब वो बंदा बिल्कुल बढ़िया, इतनी बढ़िया उसकी सेहत, सब कुछ बहुत बढ़िया था। विच बिकम डिबिलिटेटेड, ओ डॉक्टर साहब इसको मैंने कल देखा, इतना बढ़िया था, आज देखिए इतना कमजोर हो गया। इतनी वीकनेस हैव विच हैव बिकम debilitated, broken down from exhausting discharges, कार्बोवेज। कि ऐसा बंदा जो हट्टा कट्टा था, बिल्कुल बढ़िया, स्टाउट, स्ट्रॉन्ग, बट कोई प्रॉब्लम ऐसा आई जिससे वाइटल फ्लूइड लूज होना शुरू हो गया, अब वो डिबिलिटेटेड हो गया, कमजोर हो गया, ब्रोकन डाउन फ्रॉम exhausting discharges. These discharges may be hemorrhage, may be menstruation, may be seminal fluid, कुछ भी हो सकता है, पर बेशर्ते कि वो पहले बहुत अच्छा था, अब उसमें ये दिक्कत आ गई है। देखिए एलन स्किनोट के एक एक वर्ड को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको इसके अंदर इतना डिफरेंस मिल जाएगा कि वो आपके आंखों के सामने नजर आएगा, स्पष्ट नजर आएगा। तो स्वार्थी पर्सन, बिल्कुल तकड़ा बंदा, अब एग्जॉस्टेड हो गया, सेमिनल फ्लूइड। एक टाइम आया कि 3-4 लड़कियों के साथ रिलेशन बनाने पड़े, या अपनी ही वाइफ के साथ रात को 8-10 बार रिलेशन बना रहा है। जरूरत से ज्यादा वाइटल फ्लूइड लॉस होना, या हेमरेज होना, या एक्सेसिव हेमरेज होना, या एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन आना, जिसकी वजह से ये वीकनेस आ जाए, वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन रिएक्शन क्या है? एपैथेटिक, इनडिफरेंस एंड टैसिटोन। किसी से बात करने का दिल ही नहीं करता, डॉक्टर साहब मैं कहीं जाऊं, चुप रहता है। एपैथेटिक, चुप रहना, इनडिफरेंस, किसी से मिलना जुलना ना, या टैसिटोन, बिल्कुल अलग रहना। इसमें एसिटिक एसिड भी है, वहां पर भी वाइटल फ्लूइड है। डिस्पोडेंट, उदासी, ग्लूमी, हैज नो डिजायर टू लिव। डॉक्टर साहब इन हालातों की वजह से, इतनी कमजोरी की वजह से मैं जीना ही नहीं चाहता। ये आपको थोड़ा सा मिसगाइड कर सकती है ऑरम मेटालिकम की तरफ, बट ये ऑरम मेटालिकम की स्थिति नहीं है। नो डिजायर टू लिव बट
लैक करेज टू कमिट सुसाइड, और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि डॉक्टर साहब मैं अपने आप को मार लूं। इन हालातों की वजह से मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि दिल करता है कि मैं मर ही जाऊं, पर मुझ में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं मर जाऊं। ये बात बोलेंगे आप, इतनी ताकत भी नहीं है मैं कि मैं मर जाऊं। सुसाइड, इतनी उसमें ताकत नहीं है कि वो सुसाइड कर ले। एलिमेंट क्या है, कहां से शुरू होती है इसकी एलिमेंट्स? शुरू होती है एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, एस्पेशली हेमरेज, एक्सेसिव लैक्टेशन, जो बच्चे को दूध पिलाया जाता है, एक्सेसिव डायरिया, दस्त लग जाए, एक्सेसिव सपुरेशन, जहां चेनिनम सल्फ भी है, ऑफ, कब ये होता है? ऑफ मलेरियल ऑरिजिन, जब उसे मलेरिया हुआ हो और उसे अच्छी तरह से डील ना किया गया। मलेरियल ऑरिजिन विद मार्क प्रियोडिसिटी एंड रिटर्न एवरी अदर डे, एक दिन छोड़कर जब बुखार चढ़े और उसके कारण उसको कमजोरी आ जाए, डायरिया लग जाए, या फिर सपुरेशन हो जाए, लैक्टेशन हो जाए, हेमरेज हो जाए, किसी भी रूप में अगर वो डाउनफॉल जाता है, देन वी कैन यूज दिस रेमेडी, सिनकोनाबार। आफ्टर क्लाइमेटिक विद प्रोफ्यूज हेमरेज, acute diseases often results in dropsy। जब क्लाइमेटिक सीजन आता है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से होती है, और मैक्सिमम लोग सिपिया या उसकी तरफ जाते हैं, लैकोसिस की तरफ, क्योंकि क्लाइमेटिक सीजन में वहां पर एक पर्टिकुलर उन्होंने मेंशन किया गया है। चाइना भी वहीं पर है, बट चाइना में जब क्लाइमेटिक सीजन शुरू होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तब वो डिबिलिटेटेड होता है। उससे पहले कि अगर आपको हिस्ट्री मिलेगी कि इससे पहले आप कैसे थे, डॉक्टर साहब बिल्कुल बढ़िया, मैं सारा कुछ करती थी, बट अब डॉक्टर साहब जब से ये प्रॉब्लम आई नहीं, इतनी ज्यादा कमजोरी हो गई है कि दिल ही नहीं करता कि मैं उठूं, दिल ही नहीं करता मैं किसी से बात करूं, दिल ही नहीं करता कि मेरे पास कोई आए। फिर ये सिचुएशन आती है। पेन, ड्रॉइंग और टीयरिंग इन एवरी जॉइंट, बहुत सीवियर पेन, ऑल द बोन्स, सारी बोन्स, सारी जॉइंट्स। मैं जो सिचुएशन बता रहा हूं, अगर आपको सिचुएशन मिलती है तो आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो सिचुएशनें हमारे सामने हैं वो होना जरूरी है। दिस इज आर्ट, कि आपके सामने कैंसर भी आ गया है तो वो अगर आपको ये सिचुएशन देता है, डॉक्टर साहब मैं पहले ठीक था, जब ब्लीडिंग हो गई, जब मेरे को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, तब से मुझे ये दिक्कत है, कैंसर के बाद मुझे ये दिक्कत आ गई, कमजोरी आ गई, पहले मैं ठीक था, देन व्हाई यू आर नॉट कंसीडरिंग सिनकोनाबार? क्यों नहीं करेंगे? ये की नोट्स हैं, ये ऐसी चाबियां हैं कि अगर आपको मिलेगी तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आप इसे इस्तेमाल करेंगे, 100% करेंगे, बट वी हैव टू कंफर्म आवर कॉजेशन। हमें कारण कंफर्म करना है पहले, हमें इसके सर्कमस्टांसेस को स्ट्रांगली लेना है, फिर हम चाइना इस्तेमाल करें। पेरियोस्टियम एज इफ स्ट्रेन्ड, सोर ऑल ओवर, पूरी बॉडी का एक एक पार्ट दर्द करता है। कहां मिलेगा आपको ये? रास्टॉक्स में भी मिलेगा, आपको आर्निका में भी मिलेगा, आपको रूटा में भी मिलेगा, आपको सिम्फाइटम में भी मिलेगा, आपको कैलेंडुला में भी मिलेगा। यही चीजें डॉक्टर साहब अकेला अकेला जॉइंट दर्द करता है मेरा, अकेला अकेला जॉइंट। और पूछे डॉक्टर साहब आपको पहले कोई टाइफाइड या मलेरिया? हाँ डॉक्टर साहब मलेरिया हुआ था, मुझे मलेरिया हुआ था, मलेरिया के बाद मुझे ये दर्द होना शुरू हो गया। तो आपकी कंफर्मेशन पूरी हो गई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। कंफर्मेशन, रीजन आपको मिल गया
उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम शुरू हुई और एक एक जॉइंट दर्द करता है डॉक्टर साहब, एक एक जॉइंट, ड्रॉइंग, और इतना तीखा दर्द डॉक्टर साहब सहन ही नहीं है। एवरी जॉइंट, ऑल बोन्स, एक एक बोन दर्द करती है। पेरियोस्टियम ऐसे लगता है जैसे उसमें मरोड़े आ गए, जैसे उसमें मोच आ गई हो। सोर ऑल ओवर, एक एक पार्ट दर्द करता है। ऑब्लाइज्ड टू मूव लिम्ब फ्रिक्वेंटली, और दिल करता है कि मैं अपनी जो लिम्ब्स हैं उसे जल्दी जल्दी इस्तेमाल करूं। और मोशन गिव रिलीफ, तो फिर आप रस्टॉक्स की तरफ नहीं जाएंगे। रस्टॉक्स में जब मौसम डैम्पनेस आएगी मौसम में, तब उसे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। बट यहां पर डैम्पनेस नहीं, उसकी हर एक स्थिति जो है किसी कारण की वजह से इस तक पहुंची है। और रिन्यूड बाय कॉन्टैक्ट, अगर वहां पर किसी ने कॉन्टैक्ट कर दिया है, लाइक आर्निका फियर ऑफ बीइंग टच्ड, हाथ ना लगा दे कोई, बाय कॉन्टैक्ट यहां बढ़ गया, एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज टू ग्रेट हाई, और धीरे 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 दर्द वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। शायद आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना। दर्दें हैं, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, फ्रीक्वेंटली मोशन चाहती है, मोशन रिलीफ देता है, बट कॉन्टैक्ट इसकी समस्या को बढ़ाएगा, दर्दों, और ये दबाना नहीं चाहती क्योंकि कॉन्टैक्ट से इसे एग्रावेशन है। और अगर ये पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब जब मैं इसे दबा लेती हूं तो मुझे रिलीफ मिलता है, रूल्ड आउट द सिनकोना वहां पर रूल्ड आउट होगी। बट डॉक्टर साहब जब मैं इसको पूरे जोर से ऐसे करते बिल्कुल जोर से दबाऊं फिर मुझे रिलीफ मिलता है। हार्ड प्रेशर ameliorates सिनकोना बट कॉन्टैक्ट टच एग्रावेट द सिनकोना। ये डिफरेंस आ गया। सो हेडेक एज इफ स्कल वुड बर्स्ट, डॉक्टर साहब इतना दर्द कि सर फट ही जाएगा। इंटेंस थ्रोबिंग, टस टस करता है हेड में, और कैरोटिड, ये हाई ब्लड प्रेशर की निशानी है। फेस फ्लश, चेहरे से सेक निकलता है। फ्रॉम ऑक्सीपुट टू होल, यहां से शुरू होता है और सारे सिर में फैल जाता है। हूल हेड, एग्रावेशन सिटिंग और लेइंग, बैठने से और लेटने से समस्या बढ़ती है। मस्ट स्टैंड और वॉक, मुझे खड़ा होना पड़ता है या चलना पड़ता है फिर मुझे रिलीफ मिलता है। और कब होता है? आफ्टर हैमरेज और सेक्सुअल एक्सेस, उसके बाद से इसे समस्या बढ़ जाती है। सेक्सुअल रिलेशन के बाद या हेडेक के बाद ये समस्या इसमें बढ़ती है। सो क्योंकि एनीमिक है, पेल फेस होगा, हिपोक्रेटिक, मुर्दा बंदे को अगर आप में से किसी ने भी देखा है तो उसे हिपोक्रेटिक फेस बोलते हैं। पीला चेहरा, पीला, बिल्कुल पीला चेहरा, उसे हिपोक्रेटिक फेस बोलते हैं। आंखें अंदर की तरफ धसी हुई, सराउंडेड बाय ब्लू मार्जिन, पेल सिकली एक्सप्रेशन एज आफ्टर एक्सेस टूथेक व्हाइल नर्सिंग द चाइल्ड। जब बच्चे को एक और दूध पिलाती है, अगर उसके दांतों में दर्द शुरू हो जाए दूध पिलाते वक्त, तो चाइना दवाई है। एक्सेसिव फ्लैचुलेंसी ऑफ द स्टमक एंड बावल्स, फर्मेंटेशन और बेल्चिंग गिव नो रिलीफ। पेट में गैस है और पूरा का पूरा पेट भरा हुआ है। अपर पार्ट इज फ्लैचुलेंसी है, अपर पार्ट पर है तो कार्बोवेज, लोअर पार्ट है तो लाइकोपोडियम, हूल एब्डोमेन है तो चाइना। बेल्चिंग रिलीफ दे और पूरा पेट इन्वॉल्व हो तो कार्बोवेज है, अगर बेल्चिंग कोई रिलीफ नहीं देती तो चाइना दवाई है। एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स खाने के बाद इसे दिक्कत आती है। कॉलिक है एट सर्टन आवर ऑफ द डे, पीरियोडिकल है, गॉल स्टोन के कारण है,
वॉश एट नाइट आफ्टर ईटिंग और बेटर बाय बेंडिंग डबल। बेंडिंग डबल ऐसे ऐसे होता है। बट अगर पीरियोडिसिटी नहीं है, रूल्ड आउट सिंकोना बार। अगर पीरियोडिसिटी नहीं है और बेंडिंग डबल से एमिलियोरेशन है, डोंट गिव सिंकोना। पीरियोडिसिटी होनी जरूरी है अगर वहां पर आपने मेडिसिन चाइना प्रिस्क्राइब करनी है। अगर वो कहती है कि डॉक्टर साहब कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां ऐसे दर्द होता है, तो ये चाइना नहीं। चेंजेबिलिटी, फिर आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। चेंजेबिलिटी, ये भी हो सकता है उसे कोई लगता हो कि उसके अंदर कोई है, थूजा भी हो सकती है, पल्सटेला भी हो सकती है, सिपिया हो सकती है, जहां चेंजेबिलिटी है। बट ये सिनकोना की तरफ नहीं हो सकती। सिनकोना का तो बिल्कुल पेट अकड़ा हुआ है, हाथ भी लगाओगे तो उंगली भी अंदर नहीं जाएगी, ऐसी होती है उसकी सिनकोना की। और मैं आपको एक टिप देता हूं। मान लीजिए कि ये आपका पैर है, पैर से एक जो गीट है ये पूरी इतना ऊपर तक जाइए और उस पार्ट को, पैर को हाथों से दबाएंगे। अगर ये एक प्रेशर पॉइंट है और इस प्रेशर पॉइंट में किसी भी पेशेंट को अगर ऑब्स्ट्रक्टिव फ्लैचुलेंसी रहे, ऑब्स्ट्रक्टिव फ्लैचुलेंसी, तो आप ये प्रेशर पॉइंट दबाकर उसे सेकंड्स में आराम दे सकते हैं। बिल्कुल विद इन सेकंड उसे रिलीफ मिलेगा, विद इन सेकंड। दिस इज माई एक्सपीरियंस कि अगर दवाई आपके पास नहीं है, आप घर पे हैं, घर पे किसी को प्रॉब्लम आ गई, आपके पास दवाई नहीं है, तो पैर का मैं अभी दिखाता हूं आपको। ये पार्ट है। अब नीचे से बिल्कुल ऊपर एक गीट को ले लीजिए और ये जो एरिया है इसे दोनों पार्ट से, दोनों टांगों में इस तरह से दबाइए और यहां इस तरह से मलिए इसको, ऊपर से नीचे की तरफ। नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जाइए। तो यहां पर इमीडिएटली इसको ऐसे दबाते रहिए और विद इन सेकेंड आपको पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, विद इन सेकेंड। और मैंने अपने मैक्सिमम पेशेंट में मेडिसिन देने से पहले इस चीज को दबाया है और मुझे मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी। और इमीडिएटली पेशेंट को हवा पास होनी शुरू हो जाएगी, पेशेंट ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर ये आपको काम ना करे देन वी हैव टू गो फॉर मेडिसिन। बट मेडिसिन देने से ऑब्स्ट्रक्टिव फ्लैचुलेंसी, स्पेशली में ऑब्स्ट्रक्टिव फ्लैचुलेंसी में आप सबसे पहले दवाई देने से भी पहले ये इस्तेमाल कीजिए। आपको दवाई देने की 99% जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आ गया ग्रेट डिबिलिटी, ये होनी थी। ट्रेम्बलिंग, एवर्जन टू एक्सरसाइज, एवर्जन टू एक्सरसाइज कैसे करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कमजोर है। और अगर वो कमजोर हो और एक्सरसाइज करने से उसे रिलीफ मिले, फिर कौन सी दवाई है? फिर कौन सी दवाई है? अगर कमजोर है पेशेंट बट एक्सरसाइज करने से उसे रिलीफ मिलता है, फिर दवाई कौन सी है बताइए? पेशेंट बहुत कमजोर है, वीक है, नो, नॉट फेरमफॉस, यस, सिपिया इज द रेमेडी, सिपिया इज द रेमेडी। डांसिंग एमिलियोरेट, कितनी कमजोरी, इंडोलेंट, उठा ही नहीं जाता, उठा ही नहीं जाता, बट डांसिंग एमिलियोरेट। अब ये एक्सरसाइज है जो हमें अपने आप में करनी है। हमें इस तरह से सीखना है कि हमारे पास पेशेंट आए और कंपैरिजन हमें जरूरी है। यहां पर बेंडिंग डबल एमिलियोरेशन, उसके बाद ग्रेट डिबिलिटी,
aversion to exercise, sensitive to touch, to pain, to draft of air, हल्की सी हवा भी बर्दाश्त नहीं है. Entire nervous system is extremely sensitive. Extremely sensitive. कमजोरी है मगर बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता. मेंटली नर्वस सिस्टम जो है वो सेंसिटिव हो गया है. अनरिफ्रेशिंग स्लीप और कांस्टेंट स्टूपर. बुखार हो गया, डॉक्टर साहब लेटा ही हुआ है, आंख ही नहीं खोलता. कौन सी दवाइयां हैं? जब बुखार चढ़ता है तो आंख ही नहीं खोल पाता, इतनी ज्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है. दवाई बताइए मुझे. बुखार होता है तो बहुत नींद आती है, आंख ही नहीं खोलता डॉक्टर साहब, इतनी नींद आती है. ओपियम, यस ओपियम, फर्स्ट रेमेडीज ओपियम, बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट, ये दवाई मैं करवा चुका हूं, अगर आपने ना बताई तो देख लेना. जलसीमियम, यस, बट जलसीमियम में इतनी नहीं आती. यस, एंटिमटाट, करेक्ट, जलसीमियम नहीं आती. ओपियम तो हो गई, ओपियम और एंटिमटाट करेक्ट है. नक्स मॉस्केटा, एब्सोल्युटली रेस्ट, बिल्कुल सही. और कौन सी दवाई है? नो नक्स. नक्स तो इरिटेट बहुत होता है. नक्स मॉस्केटा है, एंटिमटाट है, हो गई है. ओपियम, एंटिमटाट, नक्स मॉस्केटा, दो दवाइयां और हैं. और जहां तक मुझे लगता है कि आप में से कोई भी वो मुझे बता नहीं पाएगा. और ये अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही दवाई करवाई. बताइए बताइए. दो मेडिसिन और हैं. फर्स्ट मेडिसिन इज कैलेडियम. डॉक्टर साहब बुखार होता है तो ये सो जाता है और आंख तब खुलती है जब बुखार उतरता है. याद आ गया. और जो दूसरी रेमेडी है वो है नेट्रम्यूर. नेट्रम्यूर में भी बहुत नींद आती है उस पेशेंट को. यस यस मिस्टर डॉक्टर विजय, बहुत अच्छी. ये कुछ दवाइयां हैं. कैलेडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी. और उसमें लिखा है कि इसे बुखार चढ़ता है तो ये सो जाता है और तब उठता है जब इसकी आंख खुलती है. और ये आपको याद इसलिए नहीं रहती क्योंकि आप बड़ी दवाइयों की तरफ जाते हैं. हमें की नोट्स का इस्तेमाल करना है. और मैं अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो आप अपने सामने बैठे पेशेंट के जो यूनिकनेस है उसे कभी मिस नहीं करेंगे, कभी भी मिस नहीं करेंगे. सो नेक्स्ट चलते हैं. अनरिफ्रेशिंग स्लीप एंड कांस्टेंट स्टूपर, एग्रावेशन आफ्टर 3 AM. सुबह सुबह जल्दी इसको प्रॉब्लम आती है. वेकन्स अर्ली, जल्दी उठ जाता है. ऐसा कौन सा बंदा है जिसकी सुबह सुबह की नींद सबसे ज्यादा खराब रहती है और सारी रात सोता नहीं है, सुबह सुबह उठ के उसको नींद आती है और वो नींद पूरी नहीं होती? ये कौन सी रेमेडी? अनरिफ्रेशिंग स्लीप, अर्ली मॉर्निंग एग्रावेशन. बताइए, दवाई बताइए. यस एब्सोल्युटली, नक्स वोमिका रेमेडी. यस. नेक्स्ट इज हेमरेज ऑफ माउथ, नोज, बावल्स, यूट्रस, लॉन्ग कंटिन्यू. लंबे टाइम से अगर हेमरेज हो रही है, और यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, चाइना ऑलवेज डिजायर सॉवर थिंग्स. खट्टी चीजें में क्या आ जाता है? फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसमें मौसमी, अनानास और संतरा, कीवी, इस तरह की चीजें मांगता है.
इस तरह की चीजें मांगता है। दिस इज ए एग्जैक्ट इंडिकेशन ऑफ सिनकोना बार। Disposition to hemorrhage from every orifice of the body with ringing of the ear and wanting and fainting, loss of sight, generally coldness, sometimes convulsions। और कन्वर्जन की ये रेमेडी है कि हेमरेज होने की वजह से कानों में रिंगिंग शां 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 की आवाज आए, बेहोशी हो जाए, आंखों से दिखना बंद हो जाए, पूरी बॉडी ठंडी हो जाए, या उसके साथ अगर दौरे पड़ने शुरू हो जाएं हेमरेज के बाद, देन यू कैन यूज सिनकोना। और दूसरी रेमेडीज जो है फेरम और फास्फोरस है। और पेन्स आर एग्रावेशन बाय स्लाइटेस्ट टच बट एमिलियोरेशन बाय हार्ड प्रेशर। और ये कैप्सिकम में भी है, ये प्लम्बम में भी है। और अगर एक हाथ ठंडा और दूसरा हाथ गर्म रहे, दिस इज आल्सो ए यूनिकनेस ऑफ सिनकोना डिजिटलिस, एपिकॉक और पल्सेटेला। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में, बड़ी चीजों तो आपको याद रहेंगी मगर छोटी ध्यान में रखिए, उसे समझिए, उसे अपने पास रखिए। और ये वो छोटे हथियार हैं कि ये आपको सामने दिखेंगे और अगर आपको याद हैं तो वो पकड़ में आ जाएंगे। एक हाथ ठंडा है, एक हाथ गर्म है, हेमरेज हो रही है और चाइना। अगर एक हाथ ठंडा एक हाथ गर्म है और हार्ट की प्रॉब्लम है, डिजिटलिस। एक हाथ ठंडा एक हाथ गर्म है, डॉक्टर साहब बहुत घबराहट होती है, एपिकॉक। एक हाथ ठंडा एक हाथ गर्म, डॉक्टर साहब चेंजेबिलिटी बहुत है, रो पड़ता है, कभी हंस पड़ता है, दिस इज पल्सेटेला। एक ही चीज है, अलग अलग ऑप्शन है। दिस इज, ऐसे मैं चाहता हूं कि आपको की नोट्स ऐसे याद हो, इस तरह से हमें अप्लाई करना है। इंटरमिटेंट फीवर है, पैरोक्सिज्म, एंटीसिपेट फ्रॉम 2 or 3 hours of each attack, रिटर्न एवरी 7 to 14, हर 7वें और 14वें दिन आता है अटैक, नेवर एट नाइट। सिनकोना का बुखार कभी भी रात को नहीं होता। स्वेट प्रोफ्यूजली ओवर ऑन बीइंग कवर्ड, जहां जहां उसे कवर किया गया है वहां वहां उसे पसीना है, और ड्यूरिंग स्लीप उसे पसीना है, कोनियम है। और कॉम्प्लीमेंट्री है इसकी फेरम, क्योंकि यहाँ पर उसका वाइटल फ्लूइड लॉस हो रहा है, एनीमिक हो रहा है, एनीमिक से बाद वो फेरम में चला जाता है। और फॉलोवेल इसको कल्केरिया फोर्स करती है, स्पेशली इन हाइड्रोसेफलस। और कंपेयर कर सकते हैं चाइना सल्फ से इंटरमिटेंट फीवर विद एंटीसिपेटिंग टाइप। इनकम्पैटिबिलिटी, इसको डिजिटलिस और सेलेनियम के बाद कभी इस्तेमाल ना करें। और इज यूजफुल इन द बैड इफेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव टी ड्रिंकिंग, जब चाय बहुत पीते हैं लोग, और एब्यूज ऑफ कैमोमिला टी, और व्हेन हेमरेज रिजल्ट्स, उसकी वजह से अगर हेमरेज हो जाए तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ द पेशेंट लेइंग ऑन साइड, दैट साइड इज नॉर्मल बट ऑपोजिट साइड इज कोल्ड विद स्वेट विच अल्टरनेटली टू लेइंग पोजिशन चेंजिंग ऑन कौन सी मेडिसिन। आप सिर्फ सबसे पहले जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर तो कंसंट्रेट करिए, ये तो हम बाद में देख लेंगे। बट जो हमारे पास अब है, अगर वो मिस कर जाएंगे तो फिर ये हमारी इम्पेशंस ना होए। हर एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बड़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो हमारे पास अब चल रहा है उसे दिमाग में बिठाना जरूरी है, बहुत जरूरी। और स्लाइटेस्ट टच, ड्राफ्ट ऑफ एयर एवरी अदर डे, मेंटल इमोशंस, लॉस ऑफ फ्लूइड इसे एग्रावेट करता है। और हार्ड प्रेशर और बेंडिंग डबल से इसे एमिलियोरेशन। सबसे पहले हमारे पास जो हथियार हैं उन्हें तो हम चलाना सीख गए, तो ये माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत लंबी डिस्कशन में जाना है। एक एक पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी है, एक एक पॉइंट को समझना और उसे अप्लाई करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चाइना और एसिटिक एसिड, और इसके अंदर जो कंपैरिजन है उसे दोबारा बार बार पढ़ें। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, हम इसे दोबारा से डिस्कस कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।